Hello everyone, I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to start with a new chapter, actually the first chapter of class 9th, that is the chapter cell. तो सेल चैप्टर को एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेल क्या इम्पोर्टेंस प्ले करता है हमारे लाइफ में और सेल किस चीज़ में मदद करता है। पहले ये जानते हैं, फिर जानेंगे सेल है क्या। ठीक है, तो आप लोग ने देखा होगा कि जब भी कोई बिल्डिंग तैयार हो रही होती है, लेट्स से ये हमारी बिल्डिंग है, तो हमें तो पूरी बिल्डिंग दिख रही होती है, ठीक है, लेकिन जब वो अपने इनिशियल स्टेजेस पे होती है तो क्या ये बिल्डिंग ऐसे इतनी बड़ी बड़ी इसकी वॉल्स बन रही होती हैं या फिर छोटे छोटे ब्रिक्स को हम लोग लगाते हैं, असेंबल करते हैं, फिर उसको हम लोग सीमेंट से जोड़ जोड़ के ये पूरी वॉल खड़ी करते हैं, फिर वॉल खड़ी करने के बाद विंडोज़ लगाते हैं और फिनिशिंग करते हैं, तब जाके आपके पास एक बिल्डिंग तैयार होती है। तो इन अ सिमिलर वे आवर बॉडी गेट्स प्रिपेयर्ड बाय अ सिंगल सेल। हम लोग भी अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विद अ सिंगल सेल एंड दैट सेल इज कॉल्ड ज़ाइगोट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि आपकी लाइफ स्टार्ट कैसे होती है। आपकी लाइफ स्टार्ट होती है बाय ज़ाइगोट, जो पहली सेल होती है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल्स, है ना, जो इनके फ्यूजन से स्टार्ट होती है नई लाइफ, दैट इज ज़ाइगोट। अब ये दो सेल कौन से हैं ये तो वैसे इस चैप्टर में नहीं पता चलेगा, ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन तब भी हम लोग देख लेते हैं। एक सेल होती है इसमें से स्पर्म और दूसरी होती है एग। ठीक है, तो इसमें एकदम अंदर इन डेप्थ हम लोग डिस्कशन आगे वाले क्लासेस में करते हैं, लेकिन अभी के लिए जान लो आप कि आपकी लाइफ भी स्टार्ट हुई है बाय अ सिंगल सेल कॉल्ड ज़ाइगोट। ठीक है, फिर ये ज़ाइगोट, ये सेल धीरे धीरे क्या करती है, डिवाइड करती है अपने आप को। लेट्स से ये सेल है, इसने आपको डिवाइड किया दो में, है ना, या तो दो में करेगी या तो चार में करेगी, ये आप 10th में समझोगे। इसने अपने आप को किया दो में, इसने अपने आप को किया दो में, फिर सिमिलर वे में ये चलता जाएगा और सेल जुड़ जुड़ के बना देंगी क्या, टिश्यूज, है ना। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, है ना। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हैं सेल, वो डिवाइड करती हैं अपने आप को। फिर सिमिलर फंक्शन की जो सेल्स होंगी, सिमिलर फंक्शन का मतलब जो सेल्स रिगार्डिंग है आपके डाइजेशन से, वो सब मिल जाएंगी आपस में। जो सेल आपके इन्वॉल्व हैं आपके बॉडी मूवमेंट में, वो आपस में मिल जाएंगी और वो एक सेम ग्रुप का टिश्यू बनाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, है ना। मैं हर चीज़ को आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, फिर जब वो चैप्टर आएगा जैसे सेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज़, तो टिश्यूज़ में और इसके अंदर हम लोग घुस के बात करेंगे, है ना। तो ठीक है, हम लोग एक बिल्डिंग वाले एग्जाम्पल समझे, और दूसरा आप लोग ने जब आप लोग काफ़ी छोटे रहे होंगे तो ये गेम्स खेली होंगी। इस गेम में क्या होता है कि ये लेगो भी इसको कहते हैं, है ना। इसमें आप छोटे छोटे पीसेस को जोड़ जोड़ के अपने मनपसंद जो भी आपको बिल्डिंग बनानी है, कार बनानी है, कुछ लिखना है, वो आप लिखते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, ये भी तो सेल ही हो गई, और आप इनको जोड़ के टिश्यू बनाओगे, फिर टिश्यू जोड़ के क्या बना देगी, है ना। सवाल तो ये भी उठता है कि आपके पास तो अभी पूरी बॉडी प्रिपेयर्ड है, जैसे मेरी पूरी बॉडी है, तो इसमें किस चीज़ का आपका डिवीजन आया है। ठीक है, मैं एक सेल तो हूँ नहीं ना, मैं एक टिश्यू हूँ, तो मैं अल्टीमेटली हूँ क्या, एक पूरी बॉडी। लेकिन ये बॉडी क्या क्या कंसिस्ट करेगा, ठीक है, चलो ऊपर से ही नीचे आते हैं। ठीक है, सिमिलर फंक्शन वाली टिश्यूज जोड़ के बना लेंगी ऑर्गन, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एक स्पेशल फंक्शन के लिए सेल्स जुड़ी आपके हार्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो उसमें जितने भी कार्डियक टिश्यूज थे वो जुड़े और आपका हार्ट प्रिपेयर हुआ, तो यहाँ तक आपका हार्ट आ गया। फिर यहाँ से ऑर्गन के बाद बनेगा एक पूरा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो अब ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया, हार्ट से रिलेटेड जो सिस्टम हो जाता है वो हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना।
सर्क्यूलेटरी सिस्टम, है ना। और ये जब सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम सारे आपस में मिलते हैं तब प्रिपेयर होती है आपकी अल्टीमेटली बॉडी, है ना। तो ये हमारा एक चेन चलता है। लेकिन लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई? फिर से सेल, है ना। तो सेल ही आपकी फर्स्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब मैं अगर बोलूँ तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल की डेफिनेशन भी यही होती है। तो सेल इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। पहली बात तो फंडामेंटल वर्ड आया। तो फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और द बेसिक्स, है ना। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये स्टार्टिंग यूनिट ऑफ लाइफ है ना। तो सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। अब हम लोग जानते हैं इस डेफिनेशन का एक सारे पार्ट, है ना। यहाँ पे यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? आपकी ज़िंदगी को बनाने वाला हिस्सा। अब आप एक लिविंग बीइंग हो तो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आसपास, उन सारे ही ऑर्गेनिजम्स का फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल ही है ना। तो फंडामेंटल वर्ड समझ में आया। अब स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल मतलब होता है, इसके नाम में ही छुपा है, स्ट्रक्चर देने वाला। तो आपकी जो ये बॉडी प्रिपेयर्ड है, जैसे सारे ह्यूमंस का बॉडी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट यही होता है ना। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, है ना। तो इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। सारे लायंस का स्ट्रक्चर सेम होता है, सारे हॉर्स का स्ट्रक्चर सेम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्स का डीएनए मैटर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से या फिर उनकी जो पुरानी पीढ़ी रही है उनसे वही स्ट्रक्चर उनमें आया है। और सेल होता बहुत माइक्रोस्कोपिक है। अभी हम लोग जानेंगे कि सेल का साइज क्या होता है। तो इतना माइक्रोस्कोपिक होने के बावजूद उसके अंदर अपना एक डीएनए मैटर होता है। मतलब उसको सब पता होता है कि उसकी जो प्रीवियस जनरेशन्स है वो कौन थी, है ना। और मतलब नाम नहीं पता होता है, लेकिन ये पता होता है कि हाँ ह्यूमन बींग्स हैं, होमोसेपियंस हैं, तो होमोसेपियंस वाला स्ट्रक्चर रहना है और उनका फंक्शन है क्या, ये सब ब्रेन नहीं डिसाइड करता है, ये सब सेल खुद डिसाइड करती हैं, क्योंकि ब्रेन को भी तो सेल ही बनाएगा, है ना। तो ये बात आई, है ना। और ब्रेन को बनाने वाला सेल कौन होगा? वो होंगी नर्व्स, या फिर वी कैन कॉल देम न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स उन्हें कहते हैं, नर्व सेल्स। बिलियंस ऑफ, अराउंड 100 बिलियन नर्व सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ ह्यूमन ब्रेन, है ना। बहुत एनॉर्मस नंबर होता है 100 बिलियन। 1 बिलियन में ही 9 जीरोज आ जाते हैं। अब उसमें आप ये भी ऐड कर दो तो 11 जीरोज आए हैं, है ना। तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ नर्व सेल्स जुड़ के आपका ब्रेन बनाते हैं। और फिर एक क्वेश्चन ये भी उठेगा कि सर हमारी पूरी बॉडी में कितने सेल्स हैं? तो आप लोग गेस मार के पहली बात तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए इसको कि आपके बॉडी में आपको क्या लग रहा है कितने सेल्स होंगे, है ना। इससे तो ज़्यादा ही होंगे, 100 बिलियन से ज़्यादा। तो बिलियन के ऊपर क्या आ जाता है? ट्रिलियन, है ना। 1000 बिलियंस मेक अ ट्रिलियन। अब आपके बॉडी में एक अडल्ट ह्यूमन में ऑन एन एवरेज 37.4 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, है ना। अ वेरी ह्यूज नंबर, 37.4 ट्रिलियन सेल्स। अभी वेरी कर सकती है। अब वेरी भी क्यों करेगी? डिपेंडिंग अपॉन द साइज। अगर किसी लिविंग बीइंग का साइज बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं होंगे कि उनकी सेल्स बड़ी बड़ी हैं। अब आप देखोगे जो बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो क्या उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर लगे हैं? नहीं भाई, छोटे छोटे पत्थर लगे हैं, लेकिन क्या बढ़ गया? उनका नंबर बढ़ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वॉल खड़ी हो रही है या फिर ये पूरा बोर्ड खड़ा हो रहा है, 100 ब्रिक्स है, अगर मुझे इसका डबल साइज चाहिए
तो मैं 200 ब्रिक यूज़ कर लूँगा, है ना। यही लॉजिक हमारा यूज़ होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी। तो लार्जर ऑर्गेनिजम्स हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स, है ना, ये आप दिमाग में रखना। सेल्स का साइज नहीं बढ़ता है, उनका नंबर बढ़ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द, है ना। चलो ठीक है, इतनी बात हुई, ये हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग ये देखते हैं कि सेल असल में दिखती कैसे है, ठीक है। तो सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे मैं लिया हूँ एक एनिमल सेल, एनिमल सेल, क्योंकि सेल का भी डिवीजन हो जाता है ना। सेल का बेसिक डिवीजन हो जाता है सबसे ही पहले किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, इनका डिवीजन कुछ यूं हो जाता है। तो मैंने इस केस में लिया है ये दोनों ही एनिमल सेल्स को। कैसे समझोगे, क्योंकि इनका शेप हम लोग को डिफाइंड नहीं है, प्लांट सेल का शेप डिफाइंड होता है। खैर उस पर तो हम लोग डिटेल में आगे चल के बात करेंगे, अभी तो हम लोग बेसिक ही जान रहे हैं इस चैप्टर का। तो सेल कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है सेल। अब आप खुद ही देखो, जब आपकी पूरी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो सेल का साइज तो बहुत ही छोटा होगा ना, तो आप उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। तो बात ये भी उठती है कि सर फिर किसने डिस्कवर कर लिया सेल को और कैसे कर लिया। तो उसी के लिए डिस्कवर हुआ था पहली बात तो माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो चीज़ों को देखने के लिए बना है ये इंस्ट्रूमेंट। तो उसकी डिस्कवरी या फिर उसका इन्वेंशन किया सबसे पहले एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने, ठीक है, एंटनी, और ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। और स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ये इन्हीं का कंट्रीब्यूशन था सबसे बड़ा आपका पहला माइक्रोस्कोप बनाने में। ये जो माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया है ये है एक सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने बनाया। इन्होंने क्या किया, जैसे इनका देखा जाए तो इनका काम ही माइक्रोस्कोप्स का था। ये एक डच साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो इनका काम ही माइक्रोस्कोप्स का था। तो ये माइक्रोस्कोप से ही चीज़ें देखते थे, और देखते ही देखते इन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन कर दी। तो ये सिंपल वर्ड क्यों है, क्योंकि इसमें एक सिंगल बायकॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है ना। बायकॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों तरफ से बल्ज आउट कर रहा हो। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस यूज़ करके इन्होंने बना दिया अपना सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। और ये मैग्नीफाई कितना कर देता है जो चीज़ों को, अराउंड 200 टाइम्स का ये मैग्निफिकेशन कर देता था। लेकिन इतना बिल्कुल इनफ नहीं था, इससे सेल बिल्कुल नहीं दिखने वाला था, इतना माइक्रोस्कोप तो बिल्कुल नहीं दिखने वाला था, है ना। तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया, उसके बाद इन्हीं का सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट लेके दूसरे हमारे पास साइंटिस्ट आए, जो कि है हमारे पास रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ दिस इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि कंपाउंड मतलब ही होता है एक के बाद एक। तो इन्होंने काफ़ी सारे लेंसेस को अंदर लगा दिया, है ना, उनका अरेंजमेंट बैठाया और फिर उससे चीज़ें देखने लगे। तो इसका मैग्निफिकेशन और बढ़ गया। कितना बढ़ गया, अब ये मैग्नीफाई कर ले रहा था अराउंड 2000 टाइम्स, है ना, 2000 टाइम्स का मैग्निफिकेशन ये दे रहा था। तो इससे सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत क्लियर होना हमें स्टार्ट हुआ, ठीक है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हमें दिखने लगा। लेकिन जो पूरा, अगर आपको सेल को इस तरीके से देखना है तो इन दोनों से आपका काम नहीं बनने वाला। आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हम लोग अब यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसका अरेंजमेंट या फिर इसका मैकेनिज्म भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसकी अगर मैं इमेज निकालूं तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ दिखता है ऐसा, है ना। इसकी फंक्शनिंग भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप यहाँ पे अपना आईज लगाते हो और फिर आपको दिखता है। ठीक है, खैर वो तो हमारे सिलेबस में है नहीं। हम लोग जानते हैं कि इससे कितना मैग्निफिकेशन मिल रहा है, तो इससे हमें मिल रहा है 2 लाख टाइम्स का मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे हमारा काम बनना स्टार्ट हो गया, है ना। यहाँ से जब इतना मैग्नीफाई हम करने लगे तब हमें सेल बहुत अच्छी तरीके से दिखने लगा। अच्छी तरीके से मतलब इतना ज़्यादा दिखने लगा। अब चलो अब समझते हैं कि सेल, या फिर उसको भी समझने से पहले हम लोग को क्या हुआ, इतना सेल को जानने के बाद हम लोग को एक सेल थ्योरी दी गई, है ना। सेल थ्योरी दी किसने? सेल थ्योरी दी हमारी 2 साइंटिस्ट ने मिलके। पहले थे मैथियास स्क्लाइडन और दूसरा थियोडर स्कवान। ठीक है, इन दोनों ने मिलके हम लोग को एक सेल थ्योरी दी, है ना। तो ये सेल थ्योरी में क्या था? पहला सेल थ्योरी का पॉइंट ये है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। फिर इस थ्योरी का दूसरा पॉइंट है सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर इस थ्योरी का तीसरा पॉइंट है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। ये आपको बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। इसको आप बुक में लिख लेना और मार्क भी कर लेना। सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज सेल थ्योरी। तो आज का होमवर्क समझ लो, लर्न और रादर अंडरस्टैंड सेल थ्योरी, है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कल क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोग बेसिक तरीके से तो क्या ही समझेंगे, इतना डिटेल में ना पढ़ के हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसा? मतलब हर सेल में, है ना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में क्या 3 चीज़ें पाई जाती हैं। अगर मैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, क्या है वो? सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, है ना, और ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, और आई शुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। फिर थर्ड इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अगर मैं इसको ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बताऊं तो सेल मेम्ब्रेन आप समझ लो ये आपका बॉडी है ना, या फिर अपनी स्किन मान लो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। न्यूक्लियस अपना ब्रेन मान लो, एंड साइटोप्लाज्म इज योर ब्लड, है ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में ही डूबे होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे ऑर्गन्स है ना, इस सेल के अंदर होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स। ये जो दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये आपका न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ द सेल, है ना, ये आपका न्यूक्लियस है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, है ना, और डिटेल में जानेंगे सेल टॉपिक को। तब तक आप घर पे इसको समझिए, पढ़िए, बुक से टैली करिए लेक्चर को, और जहाँ डाउट आए आप कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट लिख सकते हैं। एंड आर एडमिशंस आर ओपन एट संजय पांडे क्लासेस। 8 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन तो चलेंगी ही, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादा मज़े आने वाले हैं दोनों को, टीचर को भी, स्टूडेंट्स को भी। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है वो ज़रूर कोचिंग पे आके विजिट करें, या फिर इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें, दैट इज़ 9415614156। मैं बड़ा बड़ा लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि फ़ोन पे तो इतना दिखेगा नहीं, तो ये ले लो 9415614156।
इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए फर्दर डिटेल्स के लिए, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए अपने आप को एनरोल कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।